तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। तो क्लास 10th का जो हम चैप्टर शुरू किए थे आम्ल क्षार और लवण पहला चैप्टर, तो उसका ये सेकंड सेशन और लास्ट सेशन भी होने वाला है, क्योंकि पिछला सेशन में हमने बताया था कि शायद 3 सेशन तक जाए, पर ज़्यादा बचा नहीं है। ये आज लास्ट सेशन है, आज ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो हमने पिछला सेशन में क्या पढ़ा था कि लास्ट में हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ रहे थे। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़े, ठीक है, या जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और अगर इसका हम डेफिनेशन पढ़ें तो जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो चलिए उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं। ऊष्माशोषी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या है। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है उसका जो है जब कम क्रियाशील तत्व के साथ उसका अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि जो कम क्रियाशील तत्व है उसका यौगिक विस्थापित हो जाएगा अधिक क्रियाशील तत्व के साथ। ठीक है, जैसे Fe, इसको अगर हम सॉलिड में लेते हैं, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट को अगर हम सॉल्यूशन में लेते हैं तो FeSO4 बनता है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन बनता है FeSO4 का लिक्विड घोल, और Cu यानी कि कॉपर जो है सॉलिड अलग हो जाएगा। आइए हम लोग क्रियाकलाप के हिसाब से देखते हैं कि क्रियाकलाप में क्या है कि एक स्टैंड लेना है, ठीक है, और स्टैंड और एक परखनली लेना है। ठीक है, और परखनली में स्टैंड के सहारे धागे में 2 कील बांध करके लटका देंगे, जिस तरह की यहाँ पे लटकाया गया है 2 कील, और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, और ये लोहे का कील आप लोग देख सकते हैं। अब इस क्रियाकलाप में होगा क्या कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। ठीक है, और CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा यानी FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। ठीक है, ये जो घोल कॉपर सल्फेट का नीले कलर का था, और नीले कलर का और कील का कलर गोल्डन या वाइट कलर का था। गोल्डन नहीं, सॉरी, वाइट कलर, सिल्वर कलर का जो स्टील का कलर होता है, कील का कलर था। लेकिन क्या हुआ, रिएक्शन करने के पश्चात लोहे के कील जो है उस पर भूरे रंग की एक परत जम गई, और वो परत किस चीज़ की थी? कॉपर की थी। ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन लिए थे उसका रंग हरा हो गया, और ये किस चीज़ के कारण? क्योंकि FeSO4 यानी आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया। ठीक है, यानी कि आयरन, हम जो कील लिए थे आयरन का, वो कॉपर सल्फेट में के साथ अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट का निर्माण कर दिया, और जो कम क्रियाशील क्या था? कील। ठीक है, वो कील के ऊपर क्या है? कॉपर का एक परत जम गया। ठीक है, ये कॉपर जो इससे कॉपर निकला, ठीक है, जैसे एक मिनट, जैसे क्या था? CuSO4। ठीक है, CuSO4 से कॉपर निकल गया, और ये जल के जाके कहाँ जम गया? ये जाकर के जम गया कील में। ठीक है, और वहीं क्या था? CuSO4। ठीक है, ये CuSO4 से कॉपर निकल करके कहाँ जम गया? उसमें, और जो Fe लिए थे हम, वो क्या बन गया? FeSO4। SO4 निकल करके FeSO4 बन गया। ठीक है, और ये कलर आयरन का यहाँ मिलने के कारण क्या हो गया? इसका कलर हरा हो गया। तो रिएक्शन आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर रिएक्शन जो समझाया गया सेम वही रिएक्शन है, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, उसी का प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है कि अगर हम उसको क्रियाकलाप के माध्यम से करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, उसी तरह से है कि अगर हम जिंक लेते हैं, ठीक है, और कॉपर सल्फेट लेते हैं, तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा, और कॉपर जो है सॉलिड के रूप में अलग हो जाएगा। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, और इसका कारण क्या है कि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसी कारण से। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, विस्थापन जो है इसमें क्या है? द्विस्थापन। विस्थापन है द्विविस्थापन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया का जो होता है उत्पादों का निर्माण, जो एंड ऑफ द रिजल्ट प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, उसमें 2 यौगिकों के बीच के आयनों के आदान प्रदान से होता है। कुछ आयन लिया जाता है, कुछ आयन दिया जाता है एक दूसरे का, जो आयन के आदान प्रदान के कारण बनता है। जैसे Na2SO4 देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन है,
ठीक है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट। और उसी तरह से अगर हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं BaCl2, इसका भी अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं यानी कि घोल लेते हैं, तो और अगर दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है, प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बन करके तैयार होगा हमारा उत्पाद, ठीक है। बेरियम सल्फेट जो है उसका रंग सफ़ेद होता है, ठीक है, और अविलेय अवपेक्ष का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अवक्षेप का एक निर्माण होता है, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं उपचयन और अपचयन क्या है। उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, और उस रिएक्शन के दौरान जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तब क्या होगा, उपचयन होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका वृद्धि हो रहा है प्लस प्लस, ठीक है, ये बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका ह्रास हो रहा है माइनस माइनस, मतलब ये कम होते जा रहा है, ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरणार्थ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्साइड लिया गया है, तो ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो गया और यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का विन्यास यानी हाइड्रोजन का ह्रास। उसी तरह से 2Cu + O, ठीक है, तो क्या बन रहा है, 2CuO, ठीक है। उसी तरह से CuO + H2, और अगर इसको हम हीट देने पर ये क्या बन रहा है, Cu + H2O, ठीक है, कॉपर प्लस जल। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, अपचयन। हम लोग उपचयन पढ़ लिए, अब अपचयन क्या है। अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो और पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक है, जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ये माइनस माइनस होते जाएगा, और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी यानी ये प्लस प्लस होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसका एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि उदाहरणार्थ क्या दिया हुआ है कि CuO + H2, जब इसमें उष्मा के साथ इसका करते हैं तो उपचयन होकर के क्या बनाता है, H2O जो उपचयन है, ठीक है, और अपचयन क्या है, Cu कॉपर, ठीक है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में उपचय, ये देखिए हाइलाइटर ले लेते हैं, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए एक मिस्टेक है, एक तो उपचयन होगा, उपचयन ये ठीक है, और अपचयन होगा, अपचयन, ठीक है, दोनों हो रहा है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब जो सिंगल अभिक्रिया में एक ही रिएक्शन में उपचयन और अपचयन दोनों देखने को मिले तो इस तरह के अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यानी अगर पूछा जाए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हम उसको कहेंगे जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या है। संरक्षण, संरक्षण क्या है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु के ऊपरी परत कमजोर क्षरित हो जाता है, ठीक है, ऊपर एक परत कमजोर परत एक क्षरित हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, ये अभिक्रिया जो है दैनिक जीवन में उपचयन के अभिक्रिया का ये जो प्रभाव है, ठीक है। उसी तरह से लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संरक्षण के उदाहरण है। ये सब क्या है, ये सभी संरक्षण के उदाहरण है। उसी तरह से यशद लेपन, ठीक है, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ये इसका बचाने की विधि दिया है कि हम संक्षारण से किसी भी धातु को कैसे बचा सकते हैं, तो यशद लेपन करके, विद्युत लेपन करके या पेंट करके, ठीक है। उसी तरह से विकृत गंधिता क्या है, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री,
वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उसके बाद स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इसमें वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जो तेल से बनता हो या जिसमें वसा वसा के साथ उसका निर्माण किया गया हो, खाने वाली कोई भी सामग्री, उसमें क्या है कि वायु के संपर्क में जब आता है तो उपचयित हो जाता है, जिससे स्वाद में और उसके गंध में दोनों में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए विकृत गंधिता इसको कहा जाता है। ठीक है, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय क्या है? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें। प्रति ऑक्सीकारक जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होने देता है। ठीक है, और वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखें। ऐसे बर्तन एयर टाइट कंटेनर जिसको कहा जाता है, जिसमें बाहर से हवा का आदान प्रदान नहीं हो। ठीक है, और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा, यानी कि जो वायु जहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे किसी सामान को भरे हैं तो पैकेट में पैक करने के बाद देखे हुए कुरकुरे के पैकेट को पैक करते हैं, तो पैक करने के बाद उसमें जो हवा भरा रहता है तो उसमें नॉर्मल हवा ना भर करके अगर हम नाइट्रोजन भरते हैं तो उसका स्वाद में विकृति नहीं आता है। ठीक है, विकृत गंधिता ये सब चीज़ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और शीतलन यानी कि फ्रीज में रखना। आप लोग जानते हो कोई भी प्रोडक्ट जल्दी अगर ख़राब नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रीज का उपयोग करते हैं, तो उसी को शीतलन द्वारा। आगे देखिए प्रश्नावली दिया हुआ है, इसका एमसीक्यू अभी हम जरूर कराएंगे। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर आप लोग को क्वेश्चन चाहिए एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। और सेशन किस तरह मतलब अगर समझ में आता है तो कमेंट करें, नहीं समझ में आता है, कहाँ दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करें। और इसी तरह के और भी सेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो क्लास 9, 10th के JCERT को पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।